हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 की डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 यानी कि अध्याय 6। फ्रेंड्स, ये वीडियो सी टेट, यूपी टेट, इसके अलावा एमपी टेट और केवीएस और एनवीएस जैसे टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल तो होने ही वाला है। इसके अलावा अगर आप किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, हिस्ट्री तो हर एक एग्ज़ाम में पूछी ही जाती है। लगभग हर एग्ज़ाम में हिस्ट्री से क्वेश्चन बनते ही हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो फ्रेंड्स देखिए, जो हमारा चैप्टर 6 है उसका नाम है, सबसे पहले हम जान लेते हैं क्या है उसका नाम। उसका नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो देखिए फ्रेंड्स, आज के इस चैप्टर में हम जानेंगे कि प्राचीन समय में राजा किस प्रकार चुने जाते थे, उनका राज्य किस तरीके का होता था, यानी कि जो शासक चुनने की जो प्रक्रिया थी वो किस प्रकार की होती थी, वो आज के हम चैप्टर में जानेंगे। तो देखिए, यहाँ सबसे पहला जो पॉइंट है इस चैप्टर का वो है यहाँ पर कि कुछ लोग शासक कैसे बने, यानी कि उत्तर वैदिक काल में जो शासक का चुनाव था वो किस प्रकार से होता था। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर जो बात की जा रही है वो की जा रही है उत्तर वैदिक काल की, और उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो है 3000 साल पहले का। अगर हम ऋग्वैदिक काल की बात करें तो ऋग्वैदिक काल का जो समय है वो है 3500 वर्ष पहले, और उसके बाद जो उत्तर वैदिक काल आता है उसका समय है 3000 साल पहले। तो देखिए, अगर हम वर्तमान की बात करें तो हम वर्तमान से मतलब है हमारा आज़ादी के बाद से अगर हम बात करें 50 या 60 वर्षों पूर्व की, तो क्या होता है कि हम अपने शासकों का, देखिए शासकों से मतलब क्या है, यहाँ पर हमारे जो प्रधानमंत्री हैं या जो मुख्यमंत्री हैं उनका हम चुनाव किस तरीके से करते हैं, मतदान के ज़रिए करते हैं, यानी कि हम उनको वोट डालते हैं प्रत्यक्ष रूप से और हम अपना जो शासक है वो चुनते हैं। लेकिन अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि अगर हम प्राचीन समय की बात करें या इतिहास की बात करें तो उस समय जो लोग थे वो शासक कैसे बनते थे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले बताया गया है कि ऋग्वैदिक काल के बारे में, कि जो ऋग्वैदिक काल था उसमें जो राजा थे वो किसके द्वारा चुने जाते थे, जन यानी कि लोगों के द्वारा चुने जाते थे। जो शासक का चुनाव था वो लोगों के द्वारा होता था। लेकिन ये बात कब की हो रही है, ऋग्वैदिक काल की, जो कि कितना है 3500 वर्ष पूर्व। और अगर हम 3000 वर्ष पूर्व की बात करें यानी कि उत्तर वैदिक काल की बात करें तो राजा बनने की जो ये प्रक्रिया थी इसमें हमें कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। यानी कि क्या परिवर्तन दिखाई दिए कि कुछ लोग क्या था, बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित करके, यानी कि बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन करके राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए, जिनमें से अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। ठीक है फ्रेंड्स, अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। अब देखिए, ये अश्वमेध यज्ञ क्या था, इसमें क्या होता था, देखिए ध्यान से सुनिएगा स्टोरी के रूप में, कि एक घोड़ा लिया जाता था और उस घोड़े को राजा के कुछ लोगों की देख रेख में स्वतंत्र विचरण, यानी कि बिल्कुल ही स्वतंत्र घूमने के लिए छोड़ दिया जाता था, ठीक है। अब ये जो घोड़ा होता था, अगर इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोकने की कोशिश की, यानी कि वो घोड़ा घूम रहा है, स्वतंत्र विचरण कर रहा है, और अगर कोई दूसरा राजा है और अगर वो उसे रोक रहा है तो उसे क्या है, जिस राजा ने उस घोड़े को छोड़ा है, यानी कि जिसने इस अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया है, उस राजा के साथ युद्ध करना पड़ता था, यानी कि लड़ाई करनी होती थी, ठीक है। और अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया, यानी कि रोका नहीं, तो इसका मतलब क्या होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली है और वो उसके साथ युद्ध नहीं कर सकते, ऐसा वो मान लेते थे, ठीक है। फिर सभी जो राजा होते थे उनको यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था, और ये जो यज्ञ होता था ये विशिष्ट पुरोहितों के द्वारा संपन्न करवाया जाता था। और उन पुरोहितों को, जो कि इस यज्ञ का आयोजन करते थे, जो राजा मतलब इनको बुलाते थे, उन पुरोहितों को, उनके लिए बहुत सारे उपहार भी उनको दिए जाते थे पुरोहितों को।
ठीक है। और जो अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा था उसे बहुत शक्तिशाली माना जाता था। इसके अलावा उस अश्वमेध यज्ञ में जितने भी राजा को आमंत्रित किया जाता था, यानी कि जितने भी राजा वहाँ पर आते थे वो सभी उस राजा के लिए क्या होता था, उपहार लेके आते थे। और एक चीज़ और कि ये जो आयोजन होता था इसमें उस राजा का मुख्य स्थान होता था, उसे राज सिंहासन पर बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था, यानी कि उसके लिए एक आसन तैयार किया जाता था बाघ की खाल से, जो कि विशेष तरीके का होता था, और उस पर उस राजा को बिठाया जाता था। और युद्ध क्षेत्र में जो राजा का सारथी होता था वही उसका यज्ञ में सहचर होता था, ठीक है। और यज्ञ के अवसर पर क्या करता था, वो जो सारथी होता था वो राजा की विजय, यानी कि राजा ने जितनी भी अब तक विजय हासिल की हैं और उसके जो अन्य जितने भी गुण हैं उनका वो गान करता था, यानी कि लोगों को सुनाता था कि ये जो राजा हैं इन्होंने ये लड़ाइयाँ लड़ी हैं और इनमें बहुत सारे गुण हैं, फलाना टिकाना, मतलब इस तरीके की चीज़ें वो वहाँ पर बताई जाती थी। अब देखिए जो राजा के सगे संबंधी होते थे, यानी कि उनकी राजा की जो रानियां होती थी और उसके जो पुत्र होते थे, उनको भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे, ठीक है। और बाकी के जो सारे आमंत्रित राजा थे, यानी कि जिनको बुलाया जाता था यज्ञ में, उनका काम क्या होता था, उनको सिर्फ बैठकर यज्ञ की जो पूरी प्रक्रिया है उसको सिर्फ देखना है, यानी कि उनका बस इतना सा काम है कि उनको यज्ञ को बैठकर सिर्फ देखना है। इसके बाद राजा के ऊपर जो पुरोहित होता था वो पवित्र जल से छिड़काव करता था, साथ ही बहुत सारे अनुष्ठान भी करवाता था। और विष या वैश्य जैसे जो लोग होते थे वो क्या करते थे, उपहार लेकर आते थे। और जो शूद्र लोग होते थे, यानी कि जिन लोगों को पुरोहित शूद्र मानते थे, उन्हें किसी भी प्रकार की प्रक्रिया में या किसी भी अनुष्ठान में शामिल नहीं किया जाता था। तो फ्रेंड्स ये था अश्वमेध यज्ञ। आई होप आपको अश्वमेध यज्ञ की जो प्रक्रिया है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इस चैप्टर का, वो है वर्ण व्यवस्था या वर्ण, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो बात चल रही है वो बात चल रही है उत्तर वैदिक काल की, यानी कि 3000 वर्ष पूर्व की। तो देखिए इस समय में क्या हुआ उत्तर भारत में, ठीक है, उत्तर भारत में उनमें भी विशेषतः जो गंगा यमुना के जो क्षेत्र थे वहाँ पर कई ग्रंथों की रचना की गई। अब ये जो ग्रंथ थे ये ऋग्वेद के बाद रचे गए थे, ठीक है, यानी कि ऋग्वेद तो सबसे पुराना और प्राचीन ग्रंथ है ही, लेकिन ये जो वेद थे या जो भी ये ग्रंथ थे ये ऋग्वेद के बाद रचे गए थे, इसलिए इन ग्रंथों को क्या कहते हैं, उत्तर वैदिक ग्रंथ ये कहे जाते हैं, क्योंकि ये उत्तर वैदिक काल में रचे गए थे। अब ये ग्रंथ कौन से हैं, तो देखिए इनमें सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और अन्य जितने भी ग्रंथ हैं वो सभी सम्मिलित किए गए हैं। और पुरोहितों के द्वारा ये ग्रंथ रचे गए थे। और इन जो ये ग्रंथ हैं इनमें विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की जो विधियां हैं वो इनमें बताई गई हैं। इसके अलावा इनमें जो सामाजिक नियम है, यानी कि उस समाज में रहने के लिए जिन नियमों का पालन आवश्यक है, उन सामाजिक नियमों के बारे में भी इन ग्रंथों में बताया गया है। अब देखिए उस समय की अगर हम बात करें तो उस समय समाज में बहुत सारे समूह होते थे, जिनमें पुरोहित, योद्धा, यानी कि पुरोहित तो हो गया जो यज्ञ और अनुष्ठान करवाता है, इसके अलावा योद्धा जो युद्ध लड़ते थे, कृषक यानी कि खेती करने वाले लोग, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, जंगल में रहने वाले लोग, इस तरीके के बहुत सारे लोगों के समूह बने हुए थे, ठीक है। अब देखिए कुछ पुरोहित और योद्धा वैभवशाली थे, यानी कि उनके पास धन धान्य और संपन्नता थी काफ़ी। वहीं जो कुछ कृषक थे, यानी कि जो किसान थे और व्यापारी थे, वो भी बहुत काफ़ी धनवान थे, यानी कि उनके पास भी अच्छा खासा पैसा होता था, ठीक है। लेकिन जो पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक और मछली पकड़ने वाले या शिकारी की अगर हम बात करें तो ये लोग क्या था, ये लोग निर्धन थे, यानी कि इनके पास उतना पैसा नहीं था जितना कि पुरोहित और योद्धा लोगों के पास होता था। तो देखिए जो पुरोहित थे इन्होंने ही इन ग्रंथों की रचना की। तो इन्होंने क्या किया कि लोगों को 4 वर्गों में विभाजित कर दिया। अब देखिए ये जो 4 वर्ग हैं इन्हीं को वर्ण कहा जाता है, यानी कि पुरोहित ने लोगों को उनके काम के आधार पर 4 वर्गों में विभाजित किया और इन्हीं को हम क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे, ठीक है।
और उन्होंने क्या किया, हर एक वर्ण के यानी कि प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित करे। अब पहला जो वर्ण था वो क्या था, ब्राह्मण। ठीक है, अब ब्राह्मण का काम क्या था, वेदों का अध्ययन अध्यापन कराना, यानी कि वेदों को पढ़ना और उनका अध्यापन करवाना, यज्ञ करना, और इन कार्यों के लिए उन्हें क्या था, उपहार मिलते थे। यानी कि जो राजा लोग होते थे वो अपने यहाँ यज्ञ या अनुष्ठान करवाते थे तो उसके बदले पुरोहितों को या ब्राह्मणों को क्या देते थे, उपहार देते थे। अब देखिए जो दूसरा वर्ण था वो क्या था, क्षत्रिय या शासक जिन्हें हम कह सकते हैं, यानी कि जो शासक लोग थे उन्हें ही हम क्षत्रिय अब इस समय में कहते हैं। अब इनका क्या काम था, इनका काम था युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। अब तीसरा जो है वर्ण वो है वैश्य या विश्वी इन्हें हम कहते हैं। तो वैश्य के अंतर्गत जो आते हैं उनमें है कृषक यानी कि किसान, पशुपालक यानी कि जो पशुओं को पालते थे, और व्यापारी। ठीक है, अब देखिए जो क्षत्रिय और वैश्य थे इन दोनों को ही यज्ञ कराने का अधिकार प्राप्त था, यानी कि ये दोनों ही वर्ण के जो लोग थे वो यज्ञ कर सकते थे। अब अंतिम जो वर्ण है वो है शूद्र। ठीक है, इनका अंतिम स्थान दिया है पुरोहितों ने, और इनका जो काम था वो क्या था, अन्य 3 वर्णों की सेवा करना था। यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करने का जो कार्य था वो शूद्र लोगों का था, और इन्हें कोई भी अनुष्ठान करने का अधिकार प्राप्त नहीं था, इन्हें कोई भी यज्ञ करने का अधिकार नहीं प्राप्त था। और जो इस उत्तर वैदिक काल में क्या था, जो औरतें थीं उन्हें भी यानी कि महिलाओं को भी शूद्रों के समान ही माना गया, और महिलाओं और शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार भी नहीं था। यानी कि महिलाओं को और शूद्रों को वेदों को पढ़ने का अधिकार भी नहीं था। तो ये थे 4 वर्ण। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा और बात करते हैं इन वर्णों के बारे में। तो देखिए पुरोहित के अनुसार जो वर्ण का निर्धारण था, यानी कि सभी वर्णों का जो निर्धारण था वो जन्म के आधार पर होता था। यानी कि अगर ब्राह्मण की संतान है तो वो ब्राह्मण ही होगी, और अगर क्षत्रिय की या शूद्र की संतान है तो वो मतलब यानी कि जो माता पिता हैं वही उनकी संतान होगी, ऐसा पुरोहित लोग जो थे वो मानते थे। इसके अलावा देखिए इन्होंने कुछ लोगों को अछूत भी माना, यानी कि उन लोगों को अछूत माना यानी कि उनसे जो संपर्क है वो अपवित्र मानते थे, यानी कि उनको छूने से ये लोग अपवित्र हो जाते थे, ऐसा पुरोहित वर्ण के जो लोग थे या ब्राह्मण वर्ण के जो लोग थे वो मानते थे। तो देखिए यहाँ पर जो शिल्पकार हैं, शिल्पकार शिकारी और यानी कि जो शिल्पकार हैं शिकारी, भोजन संग्रह यानी कि जो लोग जंगलों से भोजन इकट्ठा करते थे उन लोगों को ये लोग क्या था, अपवित्र मानते थे, यानी कि इनसे जो संपर्क था वो अपवित्र माना जाता था। अब देखिए जो लोग शवों को जलाने या दफनाने का काम करते थे उनसे भी ये लोग संपर्क अपवित्र मानते थे। कौन, पुरोहित वर्ण के जो लोग थे। अब देखिए क्या हुआ, ये जो व्यवस्था थी, इस व्यवस्था का यानी कि ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई इस वर्ण व्यवस्था को कुछ लोगों ने स्वीकार नहीं किया। ठीक है, क्योंकि क्या होता था, जो कुछ राजा थे यानी कि जो शासक लोग थे या क्षत्रिय वर्ग के जो लोग थे वो खुद को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। इसके अलावा कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। ठीक है, और कुछ कहते थे कि काम के आधार पर या व्यवसाय के आधार पर भी लोगों के बीच जो भेदभाव है वो सही नहीं है। ठीक है, और कुछ चाहते थे कि अनुष्ठान जो संपन्न कराने का अधिकार है वो सभी का हो, ना कि किसी एक विशेष वर्ग का। और कुछ लोगों ने छुआछूत की आलोचना भी की। लेकिन ये जो हमारा भारतीय उपमहाद्वीप था, इसके जो पूर्वोत्तर इलाका है यानी कि जो पूर्वोत्तर का जो क्षेत्र है, इसके कई इलाकों में क्या था, जो सामाजिक आर्थिक असमानता थी वो बहुत कम थी, लेकिन जो उत्तर भारत था वहाँ पर ये असमानता बहुत ज़्यादा थी। और उत्तर पूर्वी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो पुरोहित लोग थे इनका प्रभाव भी बहुत ही सीमित था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जनपद। अब देखिए जो महायज्ञ कराने वाले राजा थे, पहले ये सिर्फ जन के राजा होते थे, लेकिन अब ये जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। अगर हम जनपद शब्द की बात करें तो जनपद शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है जन के बसने की जगह या लोगों के रहने की जगह। अब देखिए
जो पुरातत्वविद हैं उन्होंने इन जनपदों की जो बस्तियां हैं उनकी खुदाई करवाई, और इनमें कौन सी जगह हैं वो है उत्तर प्रदेश की। अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेरठ के पास हस्तिनापुर नामक एक जगह है, और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख है, और यहाँ पर मतलब जनपद वाला जो स्थान है वो यहाँ पर पाया गया है। अब देखिए यहाँ पर जब खुदाई कराई गई तो खुदाई से यहाँ पता लगता है कि यहाँ के जो लोग थे वो झोंपड़ियों में रहते थे, और मवेशी या जो भी अन्य जानवर थे उनको ये लोग पालते थे। ठीक है, रहते कहाँ थे? झोंपड़ियों में, और जानवरों को पालते थे। इसके अलावा ये लोग चावल, गेहूँ, धान, जौ, दाल, गन्ना और तिल जैसी फसल उगाते थे। अब इसके अलावा एक और चीज़ कि इन पुरास्थलों से खुदाई में एक विशेष प्रकार के बर्तन भी मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के नाम से जाना जाता है। अब देखिए ये जो चित्रित धूसर पात्र थे इनमें क्या है, चित्रकारी की गई है इन बर्तनों पर, और ये चित्रकारी जो है सरल रेखाओं और ज्यामितीय जो आकृतियाँ होती हैं उनके रूप में चित्रकारी यहाँ इन पात्रों पर की गई है। यानी कि कुछ बर्तन हैं जिन पर चित्रकारी हो रही है रेखाओं के रूप में और ज्यामितीय आकृतियों के रूप में। इसके अलावा देखिए इस तरह के जो बर्तन मिले हैं इनमें ज़्यादातर क्या मिला है, थालियाँ और कटोरियाँ मिली हैं। ठीक है, और ये जो पात्र थे बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने होते हैं, यानी कि इनकी जो सतह होती है वो काफ़ी पतली होती है, और ये बर्तन देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। अब देखिए ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये जो चित्रित धूसर पात्र थे इन बर्तनों का जो प्रयोग है वो खास मौक़ों पर जो महत्वपूर्ण लोग यानी कि जो विशेष अतिथि होते होंगे उनको भोजन परोसने के लिए किया जाता होगा। आई होप आपको जनपद के बारे में और चित्रित धूसर पात्र के बारे में जो चीज़ें बताई गई हैं वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है महाजनपद। तो अभी हमने बात की किसकी, जनपद की, अब हम बात करेंगे महाजनपद की। तो देखिए महाजनपद क्या है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं 2500 साल पहले की। अभी तक हम बात कर रहे थे 3000 साल पहले की। तो देखिए 2500 साल पहले क्या हुआ कि कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, और ये जो जनपद थे जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए इन्हें ही क्या कहा जाने लगा, महाजनपद कहा जाने लगा। अब देखिए महाजनपद जो थे इनकी एक राजधानी होती थी, ठीक है, कैपिटल होगी, और कई राजधानियों में किलेबंदी भी की गई, और जो राजा थे वो सेना रखने लगे। पहले जो राजा थे वो सेना नहीं रखते थे, यानी कि स्थायी सेना नहीं होती थी उनकी, लेकिन अब क्या था, जो राजा थे वो सेना रखने लगे, और राजधानी होती थी इनकी एक महाजनपदों की। किलेबंदी की गई। अब देखिए किलेबंदी क्या है, तो देखिए जो किला है उसके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बना दी जाती हैं, इसी को किलेबंदी कहते हैं। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि कुछ जो राजा होंगे उन्होंने दूसरे राजाओं के आक्रमण से डर कर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण करवाया होगा। ठीक है, अब जो राजा थे वो सेना तो रखने ही लगे, और सिपाहियों को नियमित वेतन दिया जाने लगा, और पूरे साल के लिए उन्हें रखा जाता था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी और बातें जान लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए ये तो हम जान ही चुके हैं कि इन किलों की जो इनकी राजधानी थी या इनका जो किला था उनकी इन्होंने किलेबंदी कर ली। तो देखिए क्या हुआ इनके लिए, इन्हें लाखों की संख्या में ईंट और पत्थरों का भी इंतज़ाम करना पड़ता था, और इनके लिए इन्हें मानव संसाधन यानी कि स्त्री पुरुषों की भी आवश्यकता होती होगी, क्योंकि किले की जो दीवार है वो काफ़ी बड़ी होती है, और उसको बनाने के लिए भी काफ़ी लोगों की ज़रूरत होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कर यानी कि टैक्स। तो देखिए हमने अभी डिस्कस किया कि जो महाजनपद के राजा थे वो विशाल किले बनवाते थे, बड़ी बड़ी सेना रखते थे, तो इसके लिए जाहिर सी बात है कि उन्हें काफ़ी सारे संसाधनों की आवश्यकता होती होगी, और कर्मचारियों की भी काफ़ी आवश्यकता होगी। तो अब क्या किया, जो महाजनपद के राजा थे इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया कि जो उपहार मिलते थे इन्हें यज्ञों के समय पर, ये उन पर निर्भर न रहकर अब ये क्या किया, इन्होंने लोगों से नियमित रूप से कर वसूलना प्रारंभ कर दिया।
अब देखिए कुछ यहाँ पर करों के बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए पहला जो कर है यहाँ पर वो है फसलों पर कर, यानी कि फसल पर लगने वाला कर। तो देखिए ज़्यादातर जो लोग थे उस समय वो कृषक थे, यानी कि किसान थे। तो उन्होंने क्या किया, जो भी किसान की या कृषक की जितनी भी जो उपज होती थी खेत की, उसका 1/6वां हिस्सा कर के रूप में ये इन्होंने निर्धारित कर दिया, यानी कि कर के रूप में वो कृषकों से जो राजा थे वो लेने लग गए। और इस कर को क्या कहा जाता था, इस कर को भाग कहा जाता था। दूसरा जो महत्वपूर्ण कर है वो है यहाँ पर कारीगरों के ऊपर लगने वाला कर। ठीक है, जो कारीगर होते थे उन पर जो कर लगाया जाता था वो श्रम के रूप में लगाया जाता था। किसके रूप में, श्रम के रूप में। जैसे कि अगर कोई बुनकर है, लोहार है या सुनार है, तो उसे क्या है, राजा के लिए महीने में 1 दिन मुफ्त में काम करना पड़ता था, वही उसका कर है। तीसरा जो कर है वो है पशुपालकों पर, यानी कि जो जानवरों को पालने वाले लोग थे उन पर कर। तो उन्हें किस तरीके से कर देना पड़ता था, तो उन्हें जो उनके जानवर होते थे या जानवरों के जो उत्पाद हैं, जैसे कि दूध हो गया या घी या उनसे निकलने वाली ऊन या जो भी चीज़ें होती थी, उनके रूप में पशुपालकों को कर देना पड़ता था। अगला जो कर है वो है व्यापारियों पर। तो व्यापारियों पर देखिए कर किस तरीके से, उनके अगर वो कोई भी सामान खरीदते या बेचते थे तो उन्हें कर देना पड़ता था, यानी कि उन्हें टैक्स देना पड़ता था। इसके अलावा अंतिम है आखेटकों पर, यानी कि शिकारियों पर, और संग्राहकों, यानी कि जो जंगल में रहते थे और अपना भोजन इकट्ठा करके, यानी कि जो जंगल से मिलने वाली चीज़ें थी उनको इकट्ठा करके खाते थे, उन पर भी राजा ने कर लगाना प्रारंभ कर दिया। तो ये लोग क्या करते थे, जंगल से इन्हें जो वस्तुएं मिलती थी, जड़ी बूटी, फल या जो भी लकड़ी वगैरह होती थी, ये लोग कर के रूप में राजा को देते थे। अब ये तो थी कर की बात। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए उस समय क्या था, कृषि काफ़ी महत्वपूर्ण थी। तो उस समय की कृषि में कुछ परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। तो देखिए इस युग में क्या हुआ, कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। पहला क्या कि जो हल था, उस हल का जो फाल था पहले लकड़ी का बनता था, लेकिन अब क्या हुआ, लोहे का बनने लग गया। ठीक है, क्योंकि जो ज़मीन होती थी वो काफ़ी कठोर होती है, तो लकड़ी का अगर फाल होगा तो उससे खेत को जोतने में थोड़ी कठिनाई होगी, लेकिन अगर लोहे का फाल होगा तो उससे खेत को आसानी से जोता जा सकता था। और इससे क्या हुआ, जो फसल थी उनकी उपज बढ़ गई। अब दूसरा परिवर्तन क्या था कि लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू कर दिया, यानी कि पौधों का रोपण कैसे, तो देखिए उन्होंने खेतों में पहले बीज छिड़क कर धान उपजाते थे, लेकिन अब उन्होंने क्या किया, उनकी धान की पौध तैयार की, फिर उनको रोपा, यानी कि पौधों जो पौध थी उसको रोपना स्टार्ट करा। इससे क्या हुआ, जो पहले की तुलना में ज़्यादा पौधे जीवित रह पाते थे और पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। और ये जो खेती थी इस तरीके की, इसमें बहुत ज़्यादा परिश्रम लगता था, लेकिन ये जो काम था ये ज़्यादातर जो दास दासी होते थे या भूमिहीन मजदूर है, यानी कि जिनके पास खेत नहीं है, वो लोग इस तरीके की मेहनत करते थे। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मगध। ठीक है, तो सबसे पहले हम मैप में देख लेते हैं कि मगध कहाँ है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप में, ये है मगध। ठीक है, ये मगध जनपद है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर जानेंगे। तो देखिए जो मगध था वो काफ़ी एक महत्वपूर्ण जनपद बन गया था, और इस मगध से गंगा और सोन जैसी नदियाँ होकर मगध से ही बहती थी। और ये जो नदियाँ थी वो यातायात के लिए, यानी कि पानी के ज़रिए यात्रा करने के लिए, जल वितरण के लिए और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। इसके अलावा मगध का एक बहुत बड़ा हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था, और इन जंगल में जो रहने वाले लोग थे वो हाथियों को पकड़ते थे और उन्हें प्रशिक्षित करके सेना के काम में लगाते थे। यानी कि जो जंगल में हाथी थे उन्हें पकड़ा जाता था, उन्हें काफ़ी ट्रेन किया जाता था और उन्हें सेना के काम में लगाया जाता था। इसके अलावा जो जंगलों से रथ बनाने के लिए या घर बनाने के लिए लकड़ी भी मिलती थी। ठीक है, यानी कि जंगल जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, हम सभी जानते हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की काफ़ी खदानें हैं,
यानी कि लोहे की खान है। और यहाँ से क्या है, क्योंकि लोहे से औजार और हथियार बनाए जाते हैं, तो हथियार और औजार बनाने के लिए भी ये जो लौह अयस्क की खदानें थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी। इसके अलावा देखिए, अगर हम मगध के शासकों की बात करें तो मगध के शासकों में बिंबिसार, अजातशत्रु एवं महापद्मानंद, ये जो कुछ लोग हैं ये बहुत ही शक्तिशाली और महत्वपूर्ण शासक थे। कहाँ के? मगध के। ठीक है। और ये जो शासक थे ये दूसरे जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन जो होता था वो अपनाते थे। ठीक है। और इन्होंने अपना जो शासन का जो क्षेत्र था वो काफ़ी बढ़ा लिया था। इसके अलावा अगर हम मगध की राजधानी की बात करें तो बिहार में एक जगह है जिसका नाम क्या है? राजगृह, और वर्तमान में इसे राजगीर के नाम से जाना जाता है। तो ये कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही थी। और बाद में क्या था? पाटलिपुत्र, जिसे आज हम पटना के नाम से जानते हैं, उसे मगध की राजधानी बनाया गया। तो देखिए, मगध की राजधानी पहले क्या थी? राजगृह, जैसे हम अब क्या कहेंगे? राजगीर। और पाटलिपुत्र, जो कि क्या नाम है आज के समय में उसका? पटना। ये थी मगध की राजधानी। इसके अलावा बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मानंद यहाँ के महत्वपूर्ण शासक थे। आगे बढ़ते हैं, मगध के बारे में कुछ और बातें कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, 2300 साल पहले की यहाँ पर एक बात बताई गई है। मैसेडोनिया के जो राजा सिकंदर थे वो क्या था? वो विश्व विजय करना चाहते थे, यानी कि वो चाहते थे कि मैं पूरे विश्व पर विजय कर लूँ। ठीक है। तो उसने क्या किया? मतलब वो काफ़ी देशों को जीतता हुआ, पश्चिमी एशिया के उन्होंने कई राज्यों को जीता। फिर जब वो भारतीय उपमहाद्वीप में आया तो वो व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया था। लेकिन जब उसने मगध की ओर बढ़ना चाहा तो उसके जो सिपाही थे उन्होंने वहां बढ़ने से इनकार कर दिया। ठीक है। क्यों? क्योंकि उसे जो मगध के शासक थे उनकी बहुत बड़ी सेना थी, और उनके भय से उसके जो सिपाही थे, उसके जो सैनिक थे, उन्होंने आगे बढ़ने से मना कर दिया और उसे व्यास नदी से ही वापस लौटना पड़ा था। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट जनपद की बात करते हैं। इसका नाम क्या है? वज्जी। वज्जी जनपद की अगर हम बात करें तो देखिए, पहले हम वज्जी जनपद को देख लेते हैं मैप में कि वज्जी जनपद मैप में कहाँ है। तो देखिए, ये मगध के पास ही है। फ्रेंड्स देखिए, ये है वज्जी जनपद। ठीक है। वज्जी जनपद है, और यहाँ ये आपका हो गया मगध, और ये है वज्जी जनपद। ठीक है। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। तो देखिए, वज्जी की जो राजधानी थी या इसकी जो कैपिटल थी वो थी वैशाली। और वैशाली कहाँ है? बिहार में है, यानी कि वैशाली यहाँ की कैपिटल थी। और यहाँ की जो शासन व्यवस्था थी वो एक अलग प्रकार की थी, जिसे गढ़ या संघ कहते थे। ठीक है। अब देखिए, गढ़ या संघ क्या है? तो गढ़ शब्द का जो प्रयोग है वो कई सदस्यों वाले एक समूह के लिए किया जाता है, और संघ का मतलब होता है संगठन या कोई भी सभा। अब देखिए, जो गढ़ या संघ होता था इसमें कई शासक होते थे, यानी कि एक ही शासक, जैसे अब हमने पढ़ा था कि जो और जनपद है या वहाँ पर एक ही राजा है, लेकिन गढ़ में या संघ की अगर हम बात करें तो यहाँ क्या है? एक शासक ना होकर कई कई राजा हैं, कई शासक हैं। तो ये लोग क्या करते थे? एक साथ मिलकर शासन करते थे, यानी कि बहुत सारे राजा हैं और ये एक साथ मिलकर शासन कर रहे हैं, और इनमें से प्रत्येक व्यक्ति क्या है? राजा कहलाता था। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि कुछ डिफरेंट सी चीज़ है बाकी के चीज़ों से। अब देखिए, ये जो सभी राजा होते थे ये सभाओं में बैठकर बातचीत, बहस और विवाद के जरिए अपनी जो योजना होती थी उसको बनाते थे। इसके अलावा यहाँ भी स्त्रियाँ, दास और कर्मकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। ठीक है। यानी कि जो स्त्रियां हैं और जो दास लोग हैं और जो भूमिहीन मजदूर हैं उनको इन सभाओं में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं था। अब देखिए, बुद्ध एवं महावीर, यानी कि गौतम बुद्ध और महावीर जो थे वो दोनों ही गढ़ या संघ से संबंधित थे। ठीक है। इसके अलावा जो बौद्ध साहित्य हैं उनमें जो संघ के जो लोग थे उनका जीवन कैसा होता था उसके बारे में बहुत ही अच्छे से बताया गया है, बहुत ही अच्छे से उसका वर्णन किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए जो अजातशत्रु था, जो कि कहाँ का शासक था, अभी हमने पढ़ा वो शासक था मगध का। तो अजातशत्रु ने वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था, यानी कि वज्जी संघ को जीतना चाहता था। तो उसने क्या किया, अपना उसका एक मंत्री था जिसका नाम था क्या, वस्त्रकार। उसने अपने मंत्री वस्त्रकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। तो बुद्ध ने उनसे कुछ बातें पूछी कि क्या वज्जी की जो सभाएं हैं वो नियमित रूप से होते हैं, और उनके जो सभी सदस्य हैं क्या वो नियमित रूप से उन सभाओं में उपस्थित होते हैं। तो उन्हें पता लगा कि ऐसा होता है। तो उन्होंने कहा कि आप उनको नहीं जीत सकते, क्योंकि जो वज्जीवासी हैं तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक कि वे अपनी सभाओं को नियमित रूप से मतलब चलाते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे और उनके जो पारंपरिक नियम है उनका पालन करेंगे, बड़ों का सम्मान करेंगे, उनकी बातों पर ध्यान देंगे, तब तक आप उन्हें नहीं जीत सकते। अब देखिए बहुत सारे सिर्फ अजातशत्रु ही नहीं, बहुत सारे ऐसे राजा थे जो संघ को जीतना चाहते थे, लेकिन फिर भी जो संघ था उसका राज्य अब से लेकर 1500 वर्ष पहले तक चलता रहा था। इसके बाद क्या हुआ, गुप्त शासकों ने इन संघों पर या गढ़ पर विजय प्राप्त कर ली और उन्हें अपने राज्य में मिला लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है अन्यत्र, यानी कि ये तो थी भारतीय उपमहाद्वीप की बात। अब यहाँ पर यानी कि विश्व के और दूसरे इलाकों में क्या हो रहा था, यहाँ इस चैप्टर में थोड़ा सा बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है किसके बारे में, यूनान के बारे में, और यूनान और एथेंस के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो देखिए ये भी बात की जा रही है कब से, अभी हम जब भारतीय उपमहाद्वीप की बात कर रहे थे वहाँ भी हम 2500 वर्ष पहले की बात कर रहे थे। तो यहाँ भी जो बात की गई है वो 2500 वर्ष पहले की ही की गई है। तो 2500 वर्ष पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था स्थापित की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। अब ये जो व्यवस्था थी लगभग 200 वर्षों तक चली, और इस व्यवस्था में क्या था कि 30 साल से ऊपर के सभी पुरुषों को, देखिए फ्रेंड्स एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली है, सिर्फ पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी, और जो क्या नहीं थे, दास नहीं थे, यानी कि यहाँ भी दासों को और स्त्रियों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था, यानी कि औरतों को यहाँ पर नागरिक का दर्जा नहीं दिया जाता था। अब आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर एक और चीज़ बताई गई है कि वहाँ पर एक सभा होती थी जो कि महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। कितनी बार? 40 बार बुलाई जाती थी। और शासन के जो पद थे, यानी कि शासन के कुछ जो महत्वपूर्ण पद होते थे, उन पर नियुक्तियां लॉटरियों द्वारा की जाती थी, यानी कि लॉटरी सिस्टम से वहाँ के जो शासक थे वो चुने जाते थे। और सभी नागरिक, जितने भी वहाँ के जो नागरिक हैं, उनको सेना में और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी, यानी कि सभी के लिए अनिवार्य था, ज़रूरी था कि हर नागरिक सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देगा। फ्रेंड्स ये था आज का चैप्टर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।